हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कूल टाइम। जिन लोगों ने अभी तक स्कूल टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर स्कूल टाइम को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कूल टाइम। आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। इसमें हम सब बहुत सारी बातों को जानेंगे, जैसे फ्रिक्शन क्या है, इंटरलॉकिंग क्या है, एडेशन क्या है, ड्रैग क्या है एंड स्ट्रीमलाइन शेप किसे कहते हैं, और भी बहुत सारे बातों को जानेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्कूल टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाकर स्कूल टाइम को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले जानते हैं फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। सिंपल फ्रिक्शन का यह डिफिनेशन है, इट इज a property that opposes the motion of an object over another। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। जो जिस डायरेक्शन में अगर मोशन है उसका, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। सिंपल कहूँ तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, फ्रिक्शन इज ए प्रॉपर्टी दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसका मतलब कि फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी है जो कि एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, किसी सरफेस पे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स एक्ट होगा, जिसको फ्रिक्शन कहा जाता है। फ्रिक्शन का मतलब यही है। अब जानते हैं व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स एक्टिंग along the two surface in contact which opposes the motion of one body over the another is called the force of friction। सॉरी, एक फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है जो कि दो सरफेसेस के कांटेक्ट में आने से होता है। ये कांटेक्ट फोर्स है, ये जान लो, कांटेक्ट फोर्स। अब आपको जिन लोगों को पता नहीं है कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, उनको भी मैं बताऊंगा। अभी जान लो ये कांटेक्ट फोर्स है। एक फोर्स है जो कि दो सरफेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब एक फोर्स एक्ट होता है जो कि एक, जैसे मान लो एक कार है, वो रोड पर चल रही है। एक कार है जो रोड पे चल रही है, दो सरफेस है, कार का टायर का सरफेस और एक रोड का सरफेस। वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, कार आगे जाने की कोशिश कर रही है, मोशन में आगे जा रही है, तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में रोड उस पर एक फोर्स लगाएगा। क्या? रोड उस पर एक फोर्स लगाएगा, उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है कि दो सरफेस है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। एक सरफेस मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो मूव करना चाह रहा है, वो मोशन में है, वो आगे बढ़ रहा है, तो उस पर जो दूसरा सरफेस है वो उस पर एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, उसके अपोजिट में एक फोर्स लगाएगा। अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उस पर एक साउथ की तरफ उसका जो नीचे का सरफेस है वो फोर्स लगाएगा। जिस सरफेस पर वो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वो सरफेस उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, उसी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। इसी वर्ड को, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉमनली कॉल्ड फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसको फ्रिक्शन कहा जाता है। अब एक बात बता देता हूँ, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। कौन सा रिलेटिव मोशन? दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज के जो बीच का रिलेटिव मोशन है, जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है उसी को फ्रिक्शन अपोज करेगा। अब जानते हैं काउजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के काउजेज, मेनली हमें दो काउज के बारे में पढ़ना है। पहला इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस, दूसरा फोर्स ऑफ एडिशन द टू सरफेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द टू सरफेस। पहला पढ़ते हैं ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। ये कैसे होता है, इंटरलॉक कैसे होता है दो सरफेस? ये जब होता है, ये तब होता है जब दो सरफेस रफ है, उनका ऊबड़ खाबड़ जैसा जो सरफेस है उनका ऊबड़ खाबड़ है, रफ है, रूखा, और वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब फ्रिक्शन काउज करता है, फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन होता है उस टाइम। कैसे? क्योंकि दोनों का सरफेस तो एक तो रूखा है, दोनों का सरफेस
रूखा है और वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसका जो रूखा है दोनों का सरफेस का, वो दोनों एक दूसरे को इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन होता है। अब जानते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द टू सरफेस, ये दूसरा जो काउज है वो उसके बारे में जानते हैं। टू रफ सरफेस व्हेन प्लेस्ड टुगेदर मीट ओनली एट सर्टेन पॉइंट, जो दो रफ सरफेस है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जब रखा जाता है, एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया जाता है और उसे एक सर्टेन पॉइंट पे मीट कराया जाता है, सर्टेन पॉइंट पे रखा जाता है, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट सच पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जो उसके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि प्रेजेंट है उस पॉइंट में, गिवन पॉइंट पे जो रखा गया है, उस पर जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो कांटेक्ट में आते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स राइज करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किसके कारण? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। दिस अट्रैक्शन आर कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ एडिशन। ये जो अट्रैक्शन है इसे फोर्स ऑफ एडिशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ एडिशन। व्हेन वन बॉडी इज मेड टू मूव ओवर द अनदर, जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर जब मूव करने के लिए मूव करता है, द फोर्स ऑफ एडिशन अपोजेस द मोशन। जो फोर्स ऑफ एडिशन है वो मोशन को अपोज करता है। दिस फोर्स विच अपोजेस द मोशन आल्सो गिव्स राइज टू फ्रिक्शन फोर्स। ये जो फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है इसके कारण फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसके कारण फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है। सो द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द टू सरफेस गिव्स राइज टू फ्रिक्शन। जो फोर्स ऑफ एडिशन है दो सरफेसेस के बीच में, वो फ्रिक्शन को फ्रिक्शन का काउज है, वो फ्रिक्शन उसके कारण फ्रिक्शन होता है। किसके कारण? जो दो सरफेसेस के बीच का जो फोर्स ऑफ एडिशन है, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं एट सर्टेन पॉइंट, जब एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, तो फोर्स ऑफ एडिशन लगता है, एंड फोर्स ऑफ एडिशन है वही फ्रिक्शन को राइज करता है, फ्रिक्शन यही फ्रिक्शन देता है। फ्रिक्शन मतलब होता है इसके कारण, फोर्स ऑफ एडिशन के कारण। अब जान लेते हैं फ्रिक्शन किस किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, किस किन बातों पर डिपेंड करता है। पहला, on a horizontal surface. On a horizontal surface, the force of friction is directly proportional to the weight of the body which moves. हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वेट ऑफ बॉडी विच मूव्स। किसके बॉडी? जो वेट है जो बॉडी मूव्स कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, उसके वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेट ऑफ बॉडी का जितना वेट है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो मूव कर रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। जब कांटेक्ट में आते हैं तो सरफेस के नेचर पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। एग्जांपल, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए पेयर ऑफ हाईली पॉलिश सरफेस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू रफ सरफेस। एग्जांपल है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो न्यू एकदम सरफेस न्यू हाईली पॉलिश मतलब न्यू सरफेस एकदम पॉलिश सरफेस है, उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा। पॉलिश सरफेस, बहुत चिकना सरफेस, जैसे कि टाइल्स ले लो, टाइल्स बहुत चिकना सरफेस है, जब न्यू लगा हुआ, जैसे अभी आप टाइल्स लगाए हो, अभी न्यू टाइल्स है, उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उस पर बहुत कम लगेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन जो रफ सरफेस है जो रफ सरफेस है उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, किसके कंपेयर में? जो न्यू पॉलिश सरफेस है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो जिस सरफेस से कॉन्टैक्ट में है उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। आप जानते हैं काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ काइंड्स होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। कितने काइंड्स के फ्रिक्शन होते हैं? कितने टाइप्स के? 3 प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं। एक, पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लगता है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। अब कैसे रहेगा, फिर से एक अच्छी तरह से बता देता हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी मूविंग बॉडी को, मतलब मूविंग बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका जो अप्लाइड फोर्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अगर किसी बॉडी को हम पुश कर रहे हैं, कुछ फोर्स से ढकेल रहे हैं, तो उसका जो अप्लाइड फोर्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। बट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन है, वो भी उस टाइम इंक्रीज करेगा एट द सेम रेट एंड द बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी। जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट पे हम जिस ऑब्जेक्ट को हम धक्का दिए, जिस ऑब्जेक्ट पे हम कुछ फोर्स अप्लाई किए हैं, वो ऑब्जेक्ट स्थिर रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अब कैसे, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ धक्का दे रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और तो उसका फोर्स, जो उसका अप्लाइड फोर्स है वो भी धीरे धीरे कुछ इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे कर इंक्रीज करेगा। बट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसी टाइम वो भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। वो जिस टाइम हम फोर्स अप्लाई किए उसी टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में इंक्रीज करेगा, जिसके कारण जो बॉडी है वो स्टेशनरी रहेगा, स्थिर रहेगा, रेस्ट में आ जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मतलब है। अब जानते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, force of friction between the two surfaces in contact when one of them just slide over the other is called sliding friction. स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में और एक जो ऑब्जेक्ट है, एक जो सरफेस है, वो दूसरे सरफेस पे स्लाइड करके पास कर जाए, स्लाइड करके निकल जाए। फिर से एक बार बोल देता हूँ। Force of friction between the two surfaces in contact when one of them just slide over the other is called sliding friction. जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इसका मतलब है कि जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में, दो सरफेसेस हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में, बट एक सरफेस है उसके ऊपर से स्लाइड करके निकल जाए, स्लाइड करके पास कर जाए, तो उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। एक सरफेस जब दूसरे सरफेस के ऊपर से स्लाइड करके निकल जाए, उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट when one of them just slide over the other is called sliding friction. एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि दो सरफेसेस के बीच में लगता है जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर से स्लाइड करके निकल जाता है, स्लाइड करके चला जाता है, तो उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। अब जानते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। थर्ड, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट when one of them is rolling over the other is called rolling friction. ये एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये एक फ्रिक्शन का टाइप है जो कि दो सरफेसेस के बीच में लगता है जब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रोल कर निकल जाता है, रोल कर चला जाता है, तो उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। जैसे हम लोग ट्रॉली यूज़ करते हैं, ट्रॉली बैग यूज़ करते हैं, तो उसके नीचे दो या चार चक्के लगे हुए रहते हैं, दो या चार चक्के लगे हुए रहते हैं जो कि सरफेस पे वो उसका जो चक्का का सरफेस है, वो उसके व्हील का जो सरफेस है, और जो जिस सरफेस पे उसे हम चला रहे हैं वो उसके ऊपर से रोल करके जा रहा है, तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि दो सरफेस हैं, वो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर से रोल कर निकल जाता है, तो उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आप जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जानते हैं पहले एडवांटेज क्या है। पहला, नेल्स एंड स्क्रूज होल्ड द वुडन बोर्ड्स वॉल टुगेदर ड्यू टू फ्रिक्शन। जो नेल्स है, जो कांटी, नेल्स मतलब कांटी, और जो स्क्रू, हम लोग स्क्रू आप देखे होंगे, नेल्स को जैसे हम लोग कांटी को, जब नेल को हम लोग दीवार में ठोकते हैं तो उसमें फ्रिक्शन का हेल्प होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग वो जो नेल्स हैं उन्हें हम दीवार में नहीं ठोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा ही। ऐसे हम लोग हथौड़े से जब उसे बीट करते हैं, जब हथौड़े से पीटते हैं तो फ्रिक्शन लगता है तो वो अंदर जाता है। अगर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं तो वो स्लाइड कर जाएगा। पहली बात तो हमारे हाथ में ही वो नहीं पकड़ाएगा, हम उसे उठाएंगे तो वो मेरे हाथ से स्लाइड कर जाएगा। सबसे पहली बात तो ये। तो हम लोग उसे स्क्रू या ठोक कैसे पाएंगे?
उसे बीट करके ऐसे जब हमें हथौड़े से उसे मारते हैं तो वो अंदर जाता है, लेकिन वो जा ही नहीं पाएगा, जैसे ही हम मारेंगे वो स्लाइड कर जाएगा। वी आर एबल टू वॉक ऑन द रोड ड्यू टू फ्रिक्शन। हम लोग चलने के काबिल हैं फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द सरफेस ऑफ द टायर परमिट सेफ ड्राइविंग। जो फ्रिक्शन है रोड के बीच, रोड और टायर के बीच में, किसी गाड़ी के टायर के बीच में और रोड के बीच में, वो एक सेफ ड्राइविंग प्रोवाइड करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो गाड़ी स्लाइड कर जाएगी, जिसके कारण एक्सीडेंट भी हो सकता है, जिसके कारण एक्सीडेंट होगा ही, क्योंकि कोई फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा। आप ब्रेक भी मारेंगे तो व्हीकल, जो हमारा गाड़ी है, व्हीकल है, वो स्लाइड ही करते चला जाएगा। The application of brakes to stop a cycle, scooter or car etc. is possible only due to the friction. जो हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं साइकिल को रोकने में, कार को रोकने में, बस को रोकने में, कार स्कूटी को रोकने में, वो किसके कारण वो पॉसिबल है? फ्रिक्शन के कारण। बिकॉज द बिटवीन द ब्रेक लाइनिंग एंड द ड्रम ऑफ द व्हील, ये पॉसिबल है क्यों? किसके कारण? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। किसके बीच में? ब्रेक लाइनिंग एंड द रिम आपने देखा होगा साइकिल या कार के बीच में जो रहता है उसे रिम कहा जाता है। तो वो जो अब ब्रेक हम लोग अप्लाई करते हैं साइकिल में, स्कूटर में, कार में, बस में, किसी भी चीज़ में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो पॉसिबल है फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग ब्रेक मारते तो कुछ होता ही नहीं, वो बस या कार स्लाइड ही करते चलता है, जिसके कारण एक्सीडेंट भी हो सकता था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन एक एविल भी है, बहुत अच्छे, बहुत आवश्यक एविल भी है। और कुछ जान लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं फ्रिक्शन के। पहला, फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन लीड्स टू ए लॉस ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन, जो मशीन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, मशीन के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके कारण जिनके बीच में फ्रिक्शन लगता है तो उसके कारण वो एनर्जी का लॉस होता है, उसके कारण एनर्जी लॉस होता है। फिर से एक बोल देता हूँ, जैसे कि किसी मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, किसी मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और वो सब पार्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके कारण एनर्जी का बहुत लॉस होता है। इसके कारण फ्रिक्शन जो मशीन की एफिशिएंसी है उसे रिड्यूस कर देती है। मशीन की एफिशिएंसी को फ्रिक्शन रिड्यूस कर देता है। फ्रिक्शन काउजेज वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स, मूविंग मशीन पार्ट। फ्रिक्शन वियर एंड टियर काउज करता है। जो मूविंग मशीन पार्ट्स हैं उन्हें या तो तोड़ भी सकता है, फ्रिक्शन अगर बहुत ज़्यादा लगेगा तो उन्हें या तो तोड़ भी सकता है, ये भी फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है। अब जानते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने का कुछ तरीका। फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कैसे करा जाता है? जैसे कि हमारे जो शूज़ या स्लीपर्स में, हमारे जो चप्पल या जूते में जो सोल लगे हुए रहते हैं वो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। एंड जो टायर्स हैं ऑटोमोबाइल्स के, जो टायर्स हैं ऑटोमोबाइल्स के, जैसे बाइक के टायर, कार के टायर, वो सब के टायर में आप लोगों ने देखा होगा कुछ पैटर्न बना हुआ रहता है, जिसके कारण वो फ्रिक्शन को, वो रफनेस के कारण फ्रिक्शन इंक्रीज़ होता है और एक बेटर ग्रिप मिलती है ग्राउंड पे, सरफेस पे, ग्राउंड पे एक बेटर ग्रिप मिलती है, जिसके कारण हम स्लाइड करने से बच जाते हैं, ससरने से बच जाते हैं, स्किडिंग करने से बच जाते हैं। द ब्रेक पैड्स leaning in automobiles are made due to rough to increase friction between the leaning and drum of the wheel। जो ब्रेक पैड्स होते हैं, ब्रेक जो पैड्स होते हैं, ब्रेक लीनिंग होते हैं और गाड़ियों में, तो उन्हें रफ बनाया जाता है। क्यों? किस लिए रफ बनाया जाता है? रफ बनाने के कारण, रफ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो इंक्रीज़ करता है फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करता है, जिसके कारण ब्रेक्स अच्छे तरह से लगते हैं, ब्रेक्स अच्छे तरह से लगते हैं। अगर वो रफ नहीं रहेगा तो ब्रेक्स लगेगा ही नहीं, जिसके ब्रेक्स लगेगा पर बहुत कम लगेगा, एक तरह से मानो तो ना लगेगा, इसलिए उसको रफ बनाया जाता है, जिसके कारण ब्रेक्स अच्छे तरह से अप्लाई हो। फिर थर्ड है, जितने भी कबड्डी और रेसलर्स होते हैं वो अपने हाथ को रब करते हैं। मैच के जो गेम खेला जाता है तो गेम स्टार्ट होने से पहले वो अपने हाथ को रब करते हैं विथ सॉइल या कुछ रूखे चीज़ों से वो अपने हाथ को रब करते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें एक अच्छी तरह से ग्रिप मिले, एक बेटर ग्रिप मिले।
जो बेटर ग्रिप मिलेगी तो वो जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर बेटर ग्रिप नहीं मिलेगी, बेटर अच्छी ग्रिप नहीं मिलेगी, तो वो अगर किसी को पकड़ेंगे भी तो उनके हाथ से हो सके स्लाइड हो जाए, तो जिसके कारण वो एक रूखे सब्सटेंस है, ये रूखे मतलब जैसे मिट्टी से कबड्डी खेलते हैं तो लोग ज़्यादातर मिट्टी से करते हैं, या रेसलर्स हैं तो कबड्डी खेलते हैं तो वो एक वाइट पाउडर से करते हैं। वाइट पाउडर क्या नाम होता है उसका मुझे याद नहीं है। और ये रेसलर्स होता है जो लोकल रेसलर्स होते हैं, तो वो लोग, उन लोगों को देखा होगा आपने कि वो मिट्टी से खेलते हैं। अखाड़े में जो रेसलर्स होते हैं वो लोग मिट्टी से अपने हाथ को रब कर लेते हैं, जिसके कारण इन फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। आप जान लेते हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का कुछ तरीका। फ्रिक्शन रिड्यूस कैसे होगा? पहला, फर्स्ट बाय पॉलिशिंग द सरफेस। अगर किसी सरफेस रफ है उसे अगर पॉलिश कर दिया जाए तो उस पर फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ये फर्स्ट वेज है, फर्स्ट पहला तरीका है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का। फिर दूसरा, सेकेंड, बाय अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस ऑन द सरफेस। अगर कोई सरफेस रफ है तो उसके ऊपर आप ग्रीस या ऑयल का अगर अप्लाई करेंगे, ग्रीस या ऑयल अप्लाई करेंगे, तो वो सरफेस स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, जिसके कारण सरफेस जो इंटरलॉकिंग होता है, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगा, बहुत कम जगह इंटरलॉकिंग, जिसके कारण फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था, सेकेंड था। उसके बाद तीसरा तरीका, बाय स्प्रिंकलिंग ए सॉफ्ट स्लिपरी फाइन पाउडर ऑन द सरफेस। ये थर्ड वे तीसरा तरीका क्या है कि जैसे हम कैरम खेलते हैं तो उसमें कैरम अगर अच्छे तरह से वर्क नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा, तो हम लोग एक पाउडर छिड़क देते हैं। पाउडर, एक स्लिपरी पाउडर रहता है, उसे छिड़क देते हैं, जिसके कारण अच्छी तरह से जो जितने भी कैरम की गुटियाँ हैं वो स्लिप करती हैं, तो वो पाउडर से भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। वो पाउडर से, फाइन पाउडर से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। अगर कोई सरफेस रूखा है, रफ़ है, उसके ऊपर वो एक सॉफ्ट स्लिपरी फाइन पाउडर अगर उस सरफेस पे अप्लाई कर दिया जाए, छिड़क दिया जाए, तो वो सरफेस स्लिपरी हो जाएगा, जिसके कारण फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा। फिर फोर्थ वे क्या है, चौथा तरीका क्या है? बाय यूजिंग व्हील्स, बॉल बियरिंग्स एंड रोलर बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स को ही रोलर बियरिंग्स बोला जाता है। जैसे व्हील्स का यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन कम लगता है। व्हील्स एंड बॉल बियरिंग्स का यूज़ करेंगे तो जिसके कारण फ्रिक्शन कम होगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, हमारी साइकिल में सभी के साइकिल में आपने देखा होगा बीच में बॉल बियरिंग्स लगी हुई रहती है। अगर आपने साइकिल का टायर कभी निकाला होगा तो आपने देखा होगा बीच में बॉल बियरिंग्स लगे हुए रहते हैं, जिसके कारण जो व्हील है अच्छी तरह से घूमता है, अच्छी तरह से रोटेट करता है, जिसके कारण साइकिल हल्की चलती है। अगर बॉल बियरिंग्स नहीं रहेगी तो साइकिल हल्की नहीं चलेगी और वो बहुत ज़्यादा हार्ड चलेगी, क्योंकि टायर मूव अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। जिसके बॉल बियरिंग्स अगर नहीं रहेगी तो टायर अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाएगा, जिसके कारण साइकिल हमारी बहुत हार्ड चलेगी। तो ये बॉल बियरिंग्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, तो इसलिए व्हील्स और बॉल बियरिंग्स का यूज़ होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी, बाय स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रीमलाइन शेप है तो वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। जैसे स्ट्रीमलाइन शेप, जैसे कि प्लेन का स्ट्रीमलाइन शेप होता है। स्ट्रीम आगे में नैरो, आगे में पतला सा, बीच में चौड़ा और पीछे भी पतला। शिप जो पानी वाले शिप होते हैं, या एयरप्लेन देख लो, जितने भी हैं, या बोट देख लो, तो वो उन सभी का स्ट्रीमलाइन शेप होता है। आगे में आपने देखा होगा, आगे में पतला हो जाता है, बीच में चौड़ा रहता है, जिसके कारण वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का तो स्ट्रीमलाइन शेप भी बनाया जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन कम लगता है। अब फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स, जो फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या कहा जाता है? फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शन लगता है उसे ड्रैग कहा जाता है। ये आप पहले जान लो। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस, उसे फ्लूइड कहा जाता है। या तो लिक्विड या तो गैस, उसे फ्लूइड कहा जाता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्लूइड्स के द्वारा लगती है, यानी मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है जो लिक्विड्स या गैसेस के द्वारा लगती है, उसे ड्रैग कहा जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्लूइड्स के द्वारा लगती है, वो किसी किसी बातों पर डिपेंड करता है, तो उसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहला इट्स स्पीड। जो स्पीड है, जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है, उस पर अब डिपेंड करता है विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। जो फ्लूइड के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है उस पर डिपेंड करता है। उस पर कौन डिपेंड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। फिर शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के शेप पे भी डिपेंड करता है। अगर शेप स्ट्रीमलाइंड होगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, अगर स्ट्रीमलाइंड ना होकर के कोई और शेप होगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। नेचर ऑफ द फ्लूइड का नेचर कैसा है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स। अब जान लेते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, एक बार फिर से बता देता हूँ स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है। द सिमेट्रिकल शेप ऑफ ए बॉडी, द सिमेट्रिकल शेप ऑफ ए बॉडी या ऑब्जेक्ट which offers least resistance due to friction is called streamline shape। एक सिमेट्रिकल शेप है, एक ऐसा शेप जो किसी बॉडी का जो बहुत कम फ्रिक्शन को बहुत कम लगने दे, फ्रिक्शन को बहुत कम लगने दे। विच ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन के कारण जितने रेजिस्टेंस लगते हैं वो बहुत कम लगे, उस शेप को बोला जाता है स्ट्रीमलाइंड बॉडी। जो कि शिप्स के होती हैं, बोट्स के होते हैं, एयरप्लेन्स के होती हैं, ऑटोमोबाइल्स की होती हैं, जिनके कारण फ्रिक्शन बहुत कम लगता है। जैसे मछली का, फिश का भी शेप वैसा ही होता है स्ट्रीमलाइन शेप, जिसके कारण उस पर फ्रिक्शन कम लगता है। बर्ड का भी स्ट्रीमलाइन शेप होता है, आगे में नैरो बीच में चौड़ा, जिसके कारण उस पर भी फ्रिक्शन कम लगता है, जिसके कारण वो अच्छी तरह से उड़ पाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्कूल टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर स्कूल टाइम को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।